नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां पर नामकरण के प्रस्ताव लेकर निगम मुख्यालय का कांग्रेसियों ने किया घेराव। निगम मुख्यालय के बाहर किया गया जमकर हंगामा। बुलेटिन 3, भोपाल में होगी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमंत कथा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया कथा स्थल सहित तैयारियों का निरीक्षण। महोपर मालती राय के खिलाफ की नारेबाजी। भोपाल नगर निगम नामकरण की भेंट चढ़ी गई। मोनू सक्सेना ने दी जानकारी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मीनू सक्सेना के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। निगम कर्मचारियों पर कांग्रेसियों के बीच में चले लात घूसे। महापौर की गाड़ी पर कांग्रेसियों ने नामकरण परिषद का प्रमाण पत्र का चस्पा लगाया। अरे तुम लोग तो हो जाओगे। अभी तो ये लड़ाई है, महापौर शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देखिए, बड़ा शर्म का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा शर्म का विषय है मालती राय महापौर के लिए कि बड़ी उम्मीदों से बड़े उत्साह के साथ मालती राय को शहर की जनता ने महापौर बनाया था और उन्होंने चुनाव में बड़े बड़े घोषणा किए थे। घर घर नल कनेक्शन होंगे, भ्रष्टाचार 0 हो जाएगा, स्वच्छता में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नंबर 1 आएगी, हर घर परिवार को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। और कहीं ना कहीं इन सारी बातों पे पानी फेरते हुए आज नगर निगम परिषद की बैठक ये गवाही और उदाहरण दे रहे हैं कि परिषद में केवल शहर की जनता को धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, नामांकन किए जा रहा है रोडों के, बिल्डिंगों के। क्या इसके लिए मालती राय को महापौर बनाया था, इसलिए इन सबको पार्षद बनाया था? केवल शहर की जनता को धोखा और ठेंगा मिल रहा है। इसलिए आज जिला कांग्रेस कमेटी मालती राय की गाड़ी पर ये हमने प्रमाण पत्र चस्पा किया है कि आपको शर्म आनी चाहिए। नगर निगम में जहां पर परिषद में मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए, बारिश का समय है नाले नालियों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन सब चर्चाओं से बच करके केवल और केवल नामांकन किया जा रहा है परिषद में। तो ऐसी परिषद को जिला कांग्रेस कमेटी ने नामांकन परिषद के नाम से आज हमने प्रमाण पत्र जारी किया है और शहर की जनता को हम जनहित जन जागृति का अभियान चलाएंगे और भाजपा के खिलाफ में ये उजागर करेंगे। आपने देखा होगा संबल घोटाला हुआ 2 करोड़ का केवल 2 जोनों में। अभी सोचिए 20-21 जोनों में क्या हालात होंगे। केवल घोटाला चल रहा है, डीजल चोरी चल रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान मालती राय का नहीं है। केवल नरेगा विधानसभा में विकास कार्य किए जा रहे हैं और वहां भी विकास कार्य के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 58 करोड़ के बिना निविदा के टेंडर निकाले जा रहा है, अपने चहेतों के दिए जा रहे हैं, बंदरबाट चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम निगम परिषद का घेराव किया है और ये आंदोलन अभी बंद नहीं होगा। ये आंदोलन अब जन जागृति का रूप लेगा और घर घर में, गली गली, मोहल्ले में भोपाल की राजधानी वासियों को जन जागृति का और जगाने का काम करेगी कांग्रेस। भोपाल से खबर है जहां पर पत्रकार मोइन खान ने वास्तविक भारत पार्टी की सदस्यता ली और किया दक्षिण पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान। वास्तविक भारत पार्टी ने राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर प्रत्याशी किया घोषित। मध्य प्रदेश में होने जा रहे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक दल मैदान में हैं, जिसके वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र पूर्व IAS के कार्यालय में राजधानी भोपाल में पत्रकार मोइन खान में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
मोइन खान सैकड़ों की तादाद में महिला युवाओं को लेकर वास्तविक भारत पार्टी कार्यालय पहुंचे तथा उन्होंने दावा किया है कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अन्य दलों के प्रत्याशियों को करारी हार देंगे, क्योंकि सभी ही राजनीतिक दलों ने अब तक इस देश को, क्षेत्र के नागरिकों को सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया है। भारत वास्तविक पार्टी अगर इस प्रदेश में अपनी सरकार बनती है तो प्रदेश का किसान नौजवान खुशहाली वाला जीवन यापन कर सकते हैं। स्वागत है इस पार्टी कार्यालय में, है नहीं? हाथ जोड़ के मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है मैडम, आइए। थैंक यू। बेहतर है कि मध्य प्रदेश में दोनों दलों की सरकार बनने देख ली। ठीक है, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई, तो परिस्थितियां बदली नहीं। और मैं माफी चाहूंगा, पर मध्य प्रदेश में अधिकांश लोगों को ये मालूम ही नहीं है। हमें ये तो लगता है कि कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ कमी है, ऐसा पता लगता है, पर वो क्या कमी है, वो क्या खराबी है, ये बात हमें पता नहीं लग पाती। सामान्य, लेकिन हम सरकारी नौकरी में थे तो हमें वो चीज़ मालूम है कि कमियां क्या क्या हैं, वो कहाँ कहाँ है। तो बहुत जल्दी में 5-7 चीज़ें भर आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि 1992 में जब मस्जिद गिरी और पटवा जी की सरकार बर्खास्त हुई, तो उस समय मध्य प्रदेश पर जो कर्जा था वो 4,500 करोड़ का कर्जा था। फिर इसके बाद 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, 93 से 2003 तक, तो मध्य प्रदेश का कर्जा 24,500 करोड़ हो गया था। मतलब कांग्रेस की उस सरकार ने 10 साल में 20,000 करोड़ के करीब मार्केट से कर्जा लिया। जैसे गृहस्थी चलाने के लिए अपन लोग कर्जा लेते हैं, सरकारें भी कर्जा लेती हैं। फिर 2003 के बाद अब आ गया 2023, तो इस 20 साल में इस सरकार ने 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। यहाँ बैठे लोगों को लगता है सब कर्जा तो वो ले रहे हैं, हमें क्या मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर्जा आप सरकार ले रही है उसका चुकारा आप ही को करना है और किसी को नहीं करना है। आप जो टैक्स देते हो, पहले क्या था कि इनकम टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है अब हर बात में टैक्स लग रहा है। बीड़ी का बंडल कोई खरीद रहा है तो टैक्स लगता है उसमें, माचिस पर टैक्स लगने लगा, नमक पर टैक्स है, आपने सांची पार्लर से दही का एक पैकेट, दूध का पैकेट खरीदा तो उस पर भी टैक्स लगा। तो सबके टैक्स के पैसे जो हैं वो उधारी चुकाने में खर्च हो रहे हैं। और उधारी जब वो लोग चुकाते हैं तो होता क्या है कि जो पैसा स्कूल बनने में लगना चाहिए, भाई आप में से अधिकांश लोग जो हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि जो हजारों रुपए खर्च करके बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकें। तो हो क्या रहा है कि वो पैसा जो पढ़ाई में, मतलब स्कूल बने, अच्छे मास्टर आए, अच्छे अस्पताल बने, लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में मिले, इसके बजाय वो पैसा उधार के ब्याज को चुकाने में 50-55 हजार करोड़ रुपया हर साल ब्याज चुकाने में सरकार खर्च कर रही है। आवाज दिए गए हैं, आप कह रहे बन्नी बांटने की बात की है। आवाज दिए गए तो फिर झुग्गियां क्यों बनी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में? हमारी विधानसभा में आप मीडिया वाले, आप 12 वार्ड जानते होंगे ना, मैं भी एक मीडिया वाला, मुझे जानकारी पूरे 12 वार्डों की, पूरे 12 वार्डों में झुग्गियां हैं। कहाँ झुग्गी मुक्त है? ये कि झुग्गी वाले झूठ बोल रहे हैं। पन्नी क्यों, ये पन्नी के छत वाले मकान पे डालने के लिए लगा। ये जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले ये लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की पन्नियां बांट रहे हैं, लोगों को ये दे रहे हैं। तो ये इनको पन्नियां देने के बजाय इनकी विधानसभा में जब ये वहाँ के विधायक है, वहाँ के ये सब करता धरता है, सर्वप्रिय है, तो वहाँ पे झुग्गी मुक्त क्यों नहीं कर पा पाए? कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लोगों को मकान मिल गया? बताइए। अगर मिल गए होते तो ये झुग्गियां क्यों होती मेरे वार्ड में? क्यों मेरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा की जनता परेशान होती? क्यों मेरी माता बहनें परेशान हो रही है? क्यों अपराध के अपराध कायम हो रहे हैं? क्यों अपराध हो रहे हैं? यहाँ पे लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। आज दिन एक घटना आपको सुनने को मिलती होगी,
मिल ही रही, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अपराध घटित हो रहे हैं। कभी आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो कभी दूसरे समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचारों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं। नहीं, दावेदारी नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे, हमारे लोगों को खड़ा करेंगे। मुहिम खान जी चुनाव लड़ रहे हैं और भी हम लड़ रहे हैं, उनके लिए मेहनत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम कैसे विकास कर सकते हैं। इनके पास, किसी के पास कोई ढांचा नहीं है, सिर्फ ये कर्जा ले रहे हैं। रोड सुबह बनती है, शाम को टूट जाती है। इनको ये मालूम नहीं है कि हम एक दाना लगा के 85% कमा सकते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है हजारों करोड़ का कबाड़ा पड़ा हुआ है, उस पर अगर ये बेच दें तो कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। थानों पे ऐसी जमीनें पड़ी है, ऐसी झुग्गियाँ बन रही है, टूट रही है, लेकिन उनको उसमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको चाहिए पैसा। शिवराज सिंह जी ने पूरे मध्य प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है। सिर्फ किसान की ये बात करते हैं, किसान का उन्हें मतलब भी मालूम नहीं है, किसान वास्तविक में है क्या। तो वो आप देख रहे हो ना, 7,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनके मुंह अभी कान में जुआ रेंगा क्या? उनने सिर्फ बोला है, सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री 2000 योजना, धन योजना दे रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट? 2000 होता क्या है? इनकी अय्यासी के लिए हजारों करोड़, इनकी मार्केटिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए ये रोज खर्च कर रहे हैं, और किसान के लिए लॉलीपॉप 1000 रुपए, 2000 रुपए, क्या है? आपने खाद महंगा कर रखा है, डीजल महंगा कर रखा है, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है। बताओ कौन सी चीज, मतलब एजुकेशन 18% टैक्स ले रहे हैं, उस पर दवाई पे ले रहे हैं। आज तो इन्हें दूध, दही, कोई भी चीज इन्हें टैक्स नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, कांग्रेस ने भी छोड़ दिया था, लेकिन मोदी जी ने कोई भी टैक्स नहीं छोड़ा है। हर आदमी पे टैक्स लगा दिया इन्हें, तो मेन तो एजुकेशन पे, और एजुकेशन पे तो मोदी जी बात ही नहीं कर रहे। अगर उनसे बात करो तो बोलते हैं हम झोला उठा के चल देंगे। उस शिवराज सिंह जी से बात करें तो बताओ, एक किसान पुत्र होते, आज मध्य प्रदेश की ये हालत कर दी है उनने। आज वो किसानों को बढ़ाते तो ये आज सब ही नहीं आता। आज किसानों पे खाद महंगा है, जो 1200 की यूरिया बोरी आ रही है, पहले 300, 350 की आ रही थी। जब इनको कितना बुरा लगता था जब 40 रुपये 45 रुपये डीजल था, जब शिवराज सिंह जी साइकिल से चलते थे। आज 110 बेच रहे हैं तो ये हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं ना, इनकी दोगली राजनीति, दोनों की, कांग्रेस की ना बीजेपी की, दोनों की आप देख सकते हो। आज इस स्थिति है कि आज गरीब आदमी अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा है, हमारे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। पटवारी घोटाला भी देख रहे हो आप, हम एजुकेशन करवा भी लेते हैं तो 15-15 लाख रुपए लेके ये एजुकेशन पे हम किस तरीके से कर रहे हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, सब समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक आदमी 3000 कर्जा हुआ करता था, आज 45,000 रुपये एक आदमी पे कर्ज। क्या देश में विकास कर रहे हैं आप? देखो आप 20 साल का विकास। अभी आप रोड देख लो, कोई भी रोड चले जाओ, टोल दे रहे हैं। हमने गाड़ी खरीदी, उस पर हमसे आपने लाइफ टाइम टैक्स ले लिया। अगर हम घर से बाहर निकलते तो हमसे टोल वसूले जा रहे हैं। और जो भी व्यवस्थाएं, इनके थाने बंधे हुए, हर जगह पैसा बंधा हुआ है। नीचे 50 रुपये, अपन कोई भी काम मध्य प्रदेश में बिगैर पैसे से नहीं हो रहा है। इतना चरम पे भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। 50% नहीं है, 100% भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा एनपीसी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि प्रदर्शन के दौरान संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंप दिया है। शहर के घंटाघर के पास एकत्रित हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के लोगों का कहना है कि देश में एनपीएस सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें कर्मचारी वर्ग का नुकसान हो रहा है। और संघ के लोगों का ये भी कहना था कि 30 से 40 साल तक कर्मचारी शासकीय से रहकर सेवा करता है और उसे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नहीं मिलती, बल्कि उसे एनपीएस के तहत उसके धन को बाजार में लगा दिया जाता है। इधर सांसद और विधायकों का अगर वो एक दिन भी कार्य करते हैं तो उन्हें और उनके परिवार को जिंदगी भर पेंशन और अन्य चीजें मिलती रहती हैं। सरकार ने अगर इनके तरफ ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी संघ इसका तीखा विरोध करेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारत का नक्शा ही बना। सर एक बाइट सरकार पेंशन दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कुछ नहीं देख रहा था कि हमें भाई लेके रहेंगे।
भारत का नक्शा ही बना हुआ है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देनी होगी, देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, पुरानी पेंशन दे न एक मिनट मेरी बाइट सुन लो। हाँ बताएं। हाँ, इनकी बाइट सुन लो। जी, ये हमारे अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष है हमारे। बताइए। आज मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आदरणीय योगेंद्र भैया जी के नेतृत्व में समस्त कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली हेतु इस आंदोलन का आगाज किया गया है। आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन है और हम सब कर्मचारी एक स्वर में एक आवाज में यही मांग करते हैं, हमें दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। जो पुरानी पेंशन 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की थी उसको पुनः लागू किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और हम कर्मचारी पूरे शासन की रीढ़ होते हैं और हमारे बिना हम मतलब मशीन का एक पुर्जा नहीं है, हम पूरी मशीनरी हैं आपके शासन तंत्र चलाने की। मेरी आपसे मांग है, आप मानवता दिखाते हुए, सहृदयता दिखाते हुए हमारी मांग को माने और पुरानी पेंशन बहाल करने की जल्द से जल्द महती कृपा करें। पुरानी पेंशन हम सब कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, हमें भीख नहीं चाहिए, ये हमारे अधिकार है। जब एक कर्मचारी सारी जीवन नौकरी करता है, सरकार को अपनी सेवाएं देता है, तो वह बुढ़ापे में उस पेंशन से आशा रखता है कि हमारा बुढ़ापा या उस कर्मचारी का बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, जो ये नहीं हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उनकी बहना हूँ, वो माने चाहे ना माने, हम सरकारी कर्मचारी जरूर है। उन्होंने लाडली बहनों को, अतिथि शिक्षकों को, सबको सब कुछ दिया है। हम कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल करें। आज आप लोग कितने कर्मचारी हैं? 1000 से ऊपर कर्मचारी हैं। कितने विभाग के कर्मचारी? लगभग सभी विभागों के नहीं, फिर भी सभी मतलब लगभग विभाग कर्मचारी। मौसम के कारण आप ये देख रहे हैं हुजूम, नहीं तो उससे चौगुना हुजूम हम लोग इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। मेरी मांग है कि जल्द पेंशन एक आम कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे वो शासन के द्वारा जो सेवाएं वो पूरे जीवन भर देते हैं, उसके बाद उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए पेंशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज ओल्ड पेंशन को लेकर, जो कि वर्ष 2004 से निरंतर बंद है, उस पेंशन को पुनः चालू करने के लिए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी के बैनर तले यहाँ पे एक बृहद आंदोलन हुआ और इसमें जो भी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वही देश में राज करेगा, ऐसा हमने नारा दिया। इसी नारे के साथ अगर हमें पेंशन नहीं मिली तो हम किसी भी सरकार को आने नहीं देंगे। योगेश चौधरी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश आजाद जिला जबलपुर। जबलपुर के गड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां एक एम्बुलेंस चालक के द्वारा एम्बुलेंस के मालिक के साथ मारपीट की घटना 2 दिन पहले अंजाम दी गई थी। जहां विशाल वाल्मीकि नाम के एम्बुलेंस संचालक के साथ बल्लू बालवीर और राजवीर वाल्मीकि के उनके 2 अन्य साथियों द्वारा मारपीट की गई, जहां विशाल वाल्मीकि को दीपक जैन को चोट भी आई और इसके बाद दोनों गड़ा थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद बल्लू वाल्मीकि और राजवीर के द्वारा एम्बुलेंस संचालक दीपक जैन के घर पर पहुंचकर गाली गलोच और मारपीट भी की गई, जिसके बाद अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और जहां मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मीटिंग के लिए वो पढ़ के बता रहे हैं, कल कर देना तो फिर 12 तारीख को भैया इसको तो बहुत अरे रहन दो ना, मालूम है हमारे में ठपी है भैया, चली गई खबर है।
आज की जो घटना वो देख रहे हैं। घर मार दिए ना। धार भोजशाला का गर्भगृह मां बांग देवी का है और मां के प्राकट्य स्थल पर नमाज बर्दाश्त नहीं। मां बांग देवी का प्राकट्य सनातन के गौरव का मजबूत आधार है, उसकी रक्षा का आह्वान। धार भोजशाला के गर्भगृह की पूरी पवित्रता इस बात से सिद्ध होती है कि मां बांग देवी वहां स्वयं प्रकट हुई और संपूर्ण विश्व के राजतन के गर्व की अनुभूति कराई गई। भोजशाला जो मां की प्रतिष्ठित और पूजित पवित्र मंदिर है, उसे मुसलमाना जय बलात कब्जा कर मौलाना कमाल मस्जिद का नाम दिया और राजनीतिक संरक्षण में मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ने लगे। फर्जी गंगा जमुना के नाम पर सरकार नेता और मुसलमानों ने सिर्फ सनातन और हिंदुओं को छलने का काम किया है। हिंदुत्व के साथ अब यह ठगी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू महासभा के सिपाही अपराधी नहीं, देशभक्त और सपूत हैं। हमें सबतों पराध है। धर्म की रक्षा के लिए आज सभी सनातनी जनों को संगठित होने की जरूरत है। उसके आधार पे माँ का प्राकट्य हुआ, लेकिन वो कौन प्रथम लोग हैं जिन्होंने माँ के दर्शन किए और जिनके द्वारा पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये जानकारी प्राप्त हुई, उनसे हम संवाद करने का यत्न कर रहे हैं। जैसे ही उनसे संपर्क होगा, उन्हें चांदी के मुकुट पहनाए जाएंगे, उन्हें साफा बांधा जाएगा और 1,51,000 रुपया अखिल भारत हिंदू महासभा उन वीर सपूतों को पुरस्कार के रूप में देगा, ताकि पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का विनाश करने पे लोग जुड़े हैं उसके ऊपर अंकुश लगे, सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था हो। हमने तो आज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि ये तो संकल्प ही ले रहे थे कि हम धार में माता की प्रतिमा स्थापित करेंगे, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और बहुत से संत जो सर्वप्रथम माँ बाग देवी के दर्शन प्राप्त किए, वो जल्दी ही हमें लगता है कि अगले सोमवार 18 तारीख को पड़ रहा है। 18 तारीख को हम हजारों की संख्या में उन साथियों से संवाद करने का हम यत्न कर रहे हैं जिन्होंने पहला दर्शन प्राप्त किया। उन्हें लेकर हम धार भोजशाला की गलियों में जाएंगे और माँ बागेश्वरी के प्रांगण में जाएंगे, उनकी जो गर्भगृह है उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। यही हमारा आज का विषय था। उनको कुछ सम्मानित करने का भी निर्णय लिया। जिन लोगों ने भी प्रथम दर्शन प्राप्त किया माँ के, क्योंकि माँ का प्राकट्य तो स्वयं हुआ, आप सभी बता रहे हैं, जो भी प्रशासन की लोग हैं वो कुछ भी कहें, क्योंकि उन्हें तो राजनीतिक भाषा बोलनी मजबूरी उनकी भी की गई है। शायद जब से मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ कि माँ बागेश्वरी का प्राकट्य हुआ है। एक बहुत सीधी सी बात है, धार बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है आज के देश में, भोजशाला उससे भी ज्यादा पुलिस की कस्टडी वाला स्थान है। अंदर सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहां पुलिस की चौकी बनी हुई है। मैं भी गया था एक बार धार, तो मैंने अंदर देखा, अंदर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां हर 2 मिनट 4 मिनट में पूरे नगर का भ्रमण कर रही हैं। किसकी औकात है कि कौन बाहर से ले जाकर वहां प्रतिमा की स्थापना कर देगा। जो हमने फोटो देखा है और वीडियो देखा है उसके हिसाब से लगता है कि वो प्रतिमा कम से कम 3 फीट की होगी, 4 फीट की होगी। कौन सा ऐसा बहादुर है जिसने उस प्रतिमा को जेब में डाला और किसी की नजर नहीं पड़ी और ले जाके स्थापित कर दिया। तो ये शासन और प्रशासन मिथ्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों पे आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता तो लोगों को गिरफ्तार कर चुका होता, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अब ये अपनी नाकामी को, अपने निकम्मेपन को, या ये कहें कि राजनीतिक रूप से अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सनातनी लोग हैं, हम पत्थर को पूछ कर बरदान लेते हैं, वो स्वयं प्रकट हुई है। से वो भी थोड़ा चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, बागेश्वर वाले हों या और दूसरे संत, सबका आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि सनातन को बातों से नहीं बचाया जा सकता। स्वयं प्रगटी हुई माँ की स्थापना, जहां वो स्थापित जगह थी,
उस जगह से अगर आपने उन्हें हटाने का यत्न किया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वोटों के लिए आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जबकि सत्यता ये है कि स्वयं प्रकट हुई माँ की प्रतिमा को भी आप नहीं बचा पा रहे हो। इसलिए मैंने इनका सबका आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी सहयोगी बने और सनातन धर्म की रक्षा करें, स्वयं प्रकट हुई माँ को उनके स्थान पर। बयान आया है कि जो मूर्ति अध्यात्म द्वारा रखी गई है, इसमें क्या कहेंगे? धार एसपी का बयान आया है कि ये मूर्ति किसी ने रखी गई है, हमारा राष्ट्रपति सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं। भोपाल नगर निगम परिषद बैठक आज नगर निगम परिषद कार्यवाही आधे घंटे देर से शुरू हुई। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। आयोजन को लेकर मंत्री सारंग ने दी जानकारी। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग और उनकी धर्मपत्नी प्रसून सारंग की स्मृति में 15 से 17 सितंबर तक होगी हनुमंत कथा। 14 सितंबर को शाम 3 बजे अन्ना नगर चौराहे से निकलेगी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोभा यात्रा। 15 से 17 सितंबर तक 4 बजे से पीपुल्स मॉल परिसर में होगा हनुमंत कथा का आयोजन। मंत्री सारंग ने कही ये बात। बता दें कि 16 सितंबर को सुबह 11 बजे लगेगा दिव्य दरबार और कथा के लिए 55 एकड़ में पंडाल लगेगा और 10 गेट और 10 पार्किंग स्थल भी किए जा रहे हैं तैयार। कथा को लेकर भोपाल में उत्सव का माहौल है और इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना भी है। भोपाल में कथा के लिए लाखों की संख्या में पंजीयन हुए हैं। और हमारे लोगों का भी हमारे सारे 3,000 होने के अब हम जाना ये आना बेटा, ये 4.5 का शोभा यात्रा 4.5 पीएम तो मिनट चले 40 मिनट 5-5 मिनट छोड़ के एक इसके मुँह को अलाइन लगा देते हाथ वाला जरूर चाहिए, एक्सेल वाला। आमतौर पर जो वीआईपी गाड़ी आई देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटी और सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयानबाजी होती है। ये इंदौर वासियों का अपमान है। इंदौर के लोगों ने और सरकार ने मिलकर इंदौर को ये स्थान तक पहुंचाया है और आज पूरी दुनिया में इंदौर का नाम हो रहा है। और इस तरह के लोग जो छोटी छोटी पब्लिसिटी पर काम करते हैं वो ऐसे बयान देते हैं, ये निंदनीय है और निश्चित रूप से ऐसे बयानों से बचना चाहिए। भोपाल नगर निगम परिषद बैठक आज नगर निगम परिषद कार्यवाही आधे घंटे देर से शुरू हुई। वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई बैठक और आईएसबीटी स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित हो रही बैठक। इस बार भी परिषद में नामकरण को लेकर प्रस्ताव आएंगे। राजधानी नामकरण को लेकर सियासत जारी है और इनमें हमीदिया रोड का नाम गुरु नानक मार्ग, मालीखेड़ी दशहरा मैदान का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर पर करने के प्रस्ताव शामिल। जनहित मुद्दे को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा।
मतलब गलत होता है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। जितने लोगों ने भी वहां पर सभी जगह काम किया। आपसे अध्यक्ष जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे मौका देना। बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्षद कोटे के नए बजट में पार्षद कोटे के काम करने 25 लाख रुपए सबको दिए गए हैं। वो पार्षदों की फाइलें भी बन गई है, लेकिन जो काम पार्षदों के कोटे के हो रहे हैं उनका लेखा विभाग द्वारा कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा। मैंने उस पर आपत्ति है मेरी, जब पार्षदों को कोटा आपने निर्धारित कर दिया, बजट में आपने पैसा दे दिया, उसके बाद अगर पार्षदों की फाइल चाहिए, एक तो ठेकेदार काम नहीं कर रहा, जब उनका पेमेंट नहीं हो रहा तो ठेकेदार भी काम करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है वो टेंडर जाने को तैयार नहीं है। तो इसके बाद हमें तो आप सदन से बताएं कि भाई क्यों उनका पेमेंट नहीं हो रहा, या पार्षद कोटे से जो भी फाइलें जा रही हो उनकी बजट बुकिंग नहीं हो रही। आपको भी कहना चाहता हूँ काम करा रहे हैं तो उनकी राशि इनका यूज निगम के किन किन विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की शाखाओं में किया जा रहा है। इनको कौन कौन से वित्तीय वर्ष में क्रय किया गया है, कौन कौन से एजेंसियों से क्रय किया गया है, निगम के किन किन बजट मदों से क्रय किया गया है, उन मदों पर वित्तीय वर्ष कितनी राशि रुपए का भार बाधित हुआ है। उक्त सामग्री का विधिवत भंडार पंजी एवं क्षतिग्रस्त हुई सामग्री को की स्टॉक पंजी में प्रविष्टियां के रेखांकन कर आवश्यक अभिलेखों सहित आसंदी पटल पर प्रस्तुत कर सदन में जानकारी स्पष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त ऐसी कितनी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया है, फिर भी आज दिनांक तक लेखा शाखा द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है। कारण से एजेंसियों के नाम, विकास कार्य का नाम, अनुमानित लागत सहित जानकारी लेखांकन पटल पर दिलाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न क्रमांक 85/23 से नगर पालिका निगम के लेखा विभाग द्वारा किन किन विकास कार्यों की नकदी फाइलों के बाद पूर्ण एवं परिश्रम का भुगतान किया गया है, उससे संबंधित जानकारी चाहिए गई है। इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय द्वारा यह भी जानकारी चाहिए गई कैसे कितने विकास कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं, परंतु उनके द्वारा भुगतान वर्तमान समय तक लेखा प्रपत्र द्वारा नहीं किया गया।
उक्त प्रश्न के संबंध में नगर पालिका निगम भोपाल डेटा प्रोटोकॉल द्वारा नगर पालिका निगम के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास का भिन्न विभागों द्वारा समय समय पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति और अनुमति अनुसार संपादित किए जाते हैं। उक्त कार्य शुरू होने के उपरांत अथवा जल्द या संबंधित विभाग से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित कार्य देख क्यों कौन पहुंच चुके? सुप्रीम कोर्ट, नगर निगम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो नगर निगम के अंदर जो कमिश्नर ने एफिडेविट दिया है, क्या वो उसको कह देंगे कि मैंने ये एफिडेविट नहीं दिया था? जहां पर स्थल निरीक्षण किया गया, क्या वो ये कह देंगे जमीन को नहीं खोदा गया? वहां पर स्थल निरीक्षण किया गया, वहां जमीन खोदी गई, वहां पर ये पाया गया कि वहां पर सीवेज सिस्टम नहीं है, बड़े तालाब का मोतिया तालाब का पानी दूषित हो रहा है और वहां पर लाइन से जितने भी हॉस्पिटल्स बने हैं उनका सभी दूषित पानी उस पानी के अंदर मिल रहा है। ये पाया गया। एनजीटी ने अपनी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण कराया था। इस बात को कैसे जुटला देंगे? ये तो ऐसे ही अपने आप को बचाने के लिए कि उनके ऊपर कोई, नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर कोई जुर्माना का संज्ञान ना लिया जाए, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जो एनजीटी है वो अपने आप में एक इतना बड़ा आयोग है जहां पर सारी बारीकी, सारे एविडेंस देखने के बाद ही फैसला किया जाता है, उसको कहीं पलटा नहीं जाता। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के पुरानी मोहनिया सिद्ध बाबा के पास साहिल ठाकुर नाम के युवक की हत्या चाकू से गोदकर कल कर दी गई थी, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस के द्वारा 6 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जहां रांची थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि साहिल ठाकुर नाम के युवक की हत्या कल 2 बदमाशों के द्वारा कर दी गई थी, जहां पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद साहिल ठाकुर की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले 2 आरोपी शुभम और सचिन कुशवाहा, जो कि सगे भाई हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त हथियार भी आरोपियों से जब्त किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और पुरानी रंजिश के चलते शुभम और सचिन ने साहिल ठाकुर नाम के युवक की हत्या कर दी थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल 10:30-11 बजे के लगभग साहिल ठाकुर अपने दोस्त अमर कोल के साथ में गाय का निपल खरीदने के लिए बड़ा पत्थर जा रहा था। जैसे ही वहाँ से लौट कर आए तो सिद्ध बाबा मुंडी टोरिया रोड पर शुभम कुशवाहा और वह उसका भाई सचिन कुशवाहा दोनों लोग खड़े हुए थे। पुरानी बुराई को लेकर इसके साथ मारपीट की, घायल अवस्था में इसे छोड़कर भाग गए थे, जिसे परिवार के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल अस्पताल पहुंचकर मौके पर वैधानिक कार्रवाई की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया। उनके मार्गदर्शन और कुशल निर्देशन में चंद घंटों में 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे।